Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम डिस्कस करेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट एजुकेशन। एग्जाम का पैटर्न ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर में आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। सेकंड पेपर में भी सेम पैटर्न होता है, बस पेपर आपका फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में होता है। ओके, तो ये आपका 23 एंड 24 का पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट का आंसर लाइट हार्टेड है, सेकंड का एनॉयड एंड थर्ड का चैलेंज अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पीक देन द नॉर्मल कर्व। सो मोर पीक कब होता है? ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसको हम मीजोकर्टिक कहते हैं, और इसको आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हो, एनपीसी। एनपीसी बेसिकली मीजोकर्टिक उसकी शेप होती है, बट अगर ये ज़्यादा पीक्ड हो जाती है तब हम इसको लैप्टोकर्टिक कहते हैं। एक केस होता है जब ये पीक्ड आपकी बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, इस तरीके से होती है, तब इसको प्लेटिकर्टिक बोलते हैं। प्लेटिकर्टिक, प्लेटी जो मतलब होता है ये फ्लैट से होता है, जैसे प्लेटी हेलमिंथीस होता है ना, फ्लैट हेलमिंथीस, उसी तरीके से प्लेटिकर्टिक। सो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लैप्टोकर्टिक। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। Now, question number 5. Which of the following sequence correctly reflects scientific investigation? So, scientific investigation में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम कंसेप्ट को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्चुलाइजेशन। देन थ्योरी का फॉर्मेशन, कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करना, एंड लास्टली वी हैव टू वेरीफाई द मेथड्स। सो डी वुड बी योर करेक्ट आंसर. What will be created as an apex body according to NEP 2020 for the research culture and building research capacity across higher education? So it will be National Research Foundation NRF according to NEP 2020. Now, question number 7. On purchase raise 10,000, a shopkeeper offers a discount of raise 500. अगर आप 10,000 का आइटम परचेज करते हो तो आपको 500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इट मीन्स कि आपको 9,500 रुपीज पे करना है। ओके, फर्दर इफ द पेमेंट इज डन बाय अ क्रेडिट कार्ड ही ऑफर्स फर्दर डिस्काउंट ऑफ 7.5. अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा 7.5, यानी कि 7.5% का। किस पर मिलेगा? 10,000 पर। सो 10,000 का 7.5% कितना होता है? 750। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 7.5 अपॉन 100 इंटू 10,000। ओके, इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा 750। सो ऑलरेडी आपको 9,500 पे करना था, लेकिन इसमें से आपको 750 माइनस करना होगा। सो 950 से आपको माइनस करना है 750, 05, एंड यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 14 में से 7 जाएगा 7 एंड 8, 8750। सो डी वुड बी योर करेक्ट आंसर. Now, question number 8. The average weight of class 40 student is 56 kilogram. By adding the weight of the teacher, the average become 56.5. अगर 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट 56 है, सो आपको क्या करना है? 56 इंटू 40। आपको एवरेज वेट देख, ये आप टोटल का वेट देख लेना है। एवरेज दिया हुआ है और हम इसके मीन से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से, तो आपको टोटल मिल जाएगा। अगर आप उसमें टीचर का वेट भी ऐड कर देते हो, सो कितना हो जाएगा? टीचर का वेट ऐड करेंगे तो 41 हो जाएंगे टोटल, और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका मीन, यानी कि एवरेज 56.5। ये वेट आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? टीचर का वेट को माइनस करना है। तो जो फाइनल वाला वेट आपको मिला है, इसमें से आप इनिशियल वाला माइनस कर दोगे। अब आप 2316.5 से 2240 माइनस करोगे, सो आंसर आपको मिलेगा 76.5। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स बिग डेटा. बिग डेटा द प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी सैंपल। सो एवरी सैंपल के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है बिग डेटा से, ये आपका गलत हो जाएगा। इट इज़ द डेटा विच इज़ ह्यूज इन वॉल्यूम। ऑफ कोर्स बिग डेटा ह्यूज होता है वॉल्यूम में, एंड येट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, फिर भी वो बढ़ता रहता है विद टाइम। सो ओनली बी वुड बी द करेक्ट आंसर. स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. इट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हैं टूरिज्म पर, और उनका परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट मेंबर फ्रॉम यूएसए एंड जापान. सो यूएसए के 40% लोग हैं एंड जापान के 30%। डिफरेंस निकालेंगे तो 10% का डिफरेंस आएगा, बट हमें एक्चुअल पॉपुलेशन नहीं दी हुई है, तो इसका रिजल्ट निकालना मुश्किल है, आई मीन पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन होना चाहिए था, नन ऑफ द अबव. सारथी इज द वेब पोर्टल ऑफ. किसका वेब पोर्टल है सारथी? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड। अगर आपको ये मालूम है कि सारथी एक संस्कृत वर्ड होता है, सो आप वेब पोर्टल को आसानी से फाइंड कर सकते हो। संस्कृत, और ये कैरियोटर से रिलेटेड होता है, इट मीन्स द कंडक्टर और द ड्राइवर। सो ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा। ओके,
स्वयं के बारे में पढ़ते हैं, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में कितने चैनल होते हैं? 30 चैनल, 4 चैनल पहले होते थे, अभी यहाँ पर 40 चैनल हैं। एंड उसके बाद आपका 24/7 आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है। ये आपका 5 टाइम्स कंटेंट आता है एक दिन में, ओके। एंड 24 आवर्स ही चलता रहता है। जी सेट 15 सैटेलाइट से ये आता है। हाई क्वालिटी का एजुकेशन कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। What is true about the attributes about empiricism? ओके, एम्पिरिसिज्म बेसिकली इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर सही है? यूज्ड इन इंडक्टिव स्टडीज ओनली, नहीं, इंडक्टिव में होता है, डिडक्टिव स्टडीज में भी होता है, बट नॉट ओनली। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दोनों में ये यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट कोडिंग, किस में करते हैं हम? स्पेशल कंप्यूटेशन एट्रीब्यूट अप्लाइड इन द मॉडर्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओनली, फिर से ओनली आ गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, ये तो हम नॉर्मल टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं। अगर कंटेंट एनालिसिस आप करोगे सो वहाँ पर भी कोडिंग आप करते हो, थीम की आप कोडिंग करते हो। सो सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं होता। स्पेशल मेथड एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा, यस क्वांटिटेटिव डेटा में होती है। इट कुड बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग बहुत क्वांटिटेटिव, ये सही, ज़्यादा सही है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों डेटा में ये यूज होती है। सो सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल, आग को बुझाने वाला जो ज़्यादा इनफ्लेमेबल मटेरियल उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए? ऑफ कोर्स CO2 चाहिए यहाँ पर। बेस्ट एक्सटिंग्विशर CO2 होता है, क्यों? क्योंकि ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ट्राइंगल है जिसको हम फायर ट्राइंगल कहते हैं। एंड फायर ट्राइंगल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, 3 कंपोनेंट। सबसे ज़्यादा पहला कंपोनेंट है यहाँ पर आपके पास फ्यूल, ये कोई एंगल नहीं है, फ्यूल। सेकेंड होता है यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। एंड थर्ड इज हीट, सो आपको हीट प्रोवाइड करनी होती है। अगर इन तीनों में से एक भी फैक्टर अलग हो जाता है तो आपकी जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को कट करने के लिए CO2 की सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। ये हर एक केसेस में होता है, अगर डीजल में, पेट्रोल में भी आपकी आग लग जाती है तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में भी। बट इन सब केसेस में आप वाटर को अप्लाई नहीं कर सकते, तो सी वुड बी द परफेक्ट आंसर। Question number 16. One writes all number from 50 to 90 without digit 2 and 7. How many numbers have been written? So सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 से 90 तक के नंबर्स को काउंट कर लेना है। कैसे काउंट करेंगे? 51, 52 ऐसे नहीं करना है। 90 से 50 को माइनस कर देना, ओके। इट विल बी 40, बट हम दोनों नंबर्स को इंक्लूड करते हैं हेयर, 50 भी एंड 90 भी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 50 को तो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे 41। अब आपको कौन-कौन सी डिजिट यहाँ से लेस करनी है? जिनमें 2 आ रहा है एंड 7 आ रहा है। सो कैसे देखेंगे? 52, 57, 92 एंड 97, ओके? इस त सॉरी 90 के तो बाद का नहीं है, सॉरी। उसके बाद आ जाएगा 62 एंड 67, यहाँ पर 62, 67, देन 72 एंड 77, और उसके अलावा 82 एंड 87। ये तो आपके कितने नंबर्स आ गए? 2, 4, 6, 8, टोटल 8 नंबर्स तो आपको ये मिल जाते हैं। उसके अलावा हमें 7 वाली डिजिट देखनी होगी, तो आपको क्या करना है, 70, 71, 72, 73, इस तरीके से आप टोटल नंबर्स को काउंट करोगे। सो 70 से अगर आप 69 तक, 79 तक जाओगे तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बट 10 नंबर्स आपके पास ये हुए और 2 नंबर हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे, 72 वाला। सो एक आप इसको हटा दोगे यहाँ से 72 को, 77 में आपको डबल करना है, सो उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओवरऑल आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा एंड आंसर वुड बी 25। सो टोटल नंबर्स आपके 25 होंगे, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में 25 नहीं है और इस तरीके से हमारा आंसर 25 आ रहा है। सो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 50 से 90 के बीच आपने जो अभी मार्क नंबर्स निकाला है दैट इज़ 41। 2 एंड 7 के लिए हर एक जगह पर आपको 8 नंबर्स मिल रहे हैं। टोटल आप इसमें से 8 माइनस करोगे तो अराउंड 33, ये आपका आंसर आने वाला है, जो कि सी, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. देर आर 5 बुक्स ABCDE. द बुक C लाइज अबाउट D. B, और ये कहाँ पर होती है? सो बुक जो C है वो आपके D के ऊपर है, ओके। नाउ बुक E इज बिलो A. सो E बुक है आपकी A के नीचे एंड बी इज बिलो ई। सो बी कहाँ पर है? बी के नीचे है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर कि कौन सी बुक आपकी सबसे नीचे है। सो एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि सी डी का इन सब में कोई रिलेशन नहीं बताया, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। यहाँ पर बी सबसे नीचे है तो बी हमें अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन में डी अगर यहाँ पर होता तो तब हम बी को मार्क नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ई तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ई तो अबव आ रहा है बी के। ए भी आंसर नहीं होगा एंड सी इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि सी डी के अबव है। सो हमें तो बॉटम वाली कंडीशन चाहिए, तो बी यहाँ पर आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन अल्फा इज 0.05, अल्फा क्या होता है? जब हम
नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। सो 0.01 पर, सॉरी 0.05 पर हम 95% श्योर होते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो सही है, एंड सिर्फ 5% हम श्योर नहीं होते, उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं। तो एरर में कितने चांसेस है? 5%, यानी कि 0.05। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर 0.95 नहीं होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज 0.05, 5% की प्रोबेबिलिटी होती है ना। नाउ Canada has surpassed the value of coffee export this year over the earlier year. प्लीज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आप मार्क मुझे बताएंगे, क्या ऑप्शन होगा। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च प्राइमरीली डील्स विद, क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च? ये आपके डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर एक डेवलपमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेवलपमेंटल रिसर्च, एंड डेवलपमेंटल रिसर्च में 2 टाइप्स की रिसर्च हम पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आपकी लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है, जहाँ पर एक ही डेटा को हमें इवेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एज का डेटा लेना है कि आज 6 मंथ के चिल्ड्रन है, हमें उन पर डेटा लेना है, और जब वो 6 मंथ के बाद वो 1 ईयर के हो जाएंगे तो उन्हीं पर हम डेटा लेंगे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन क्या होता है क्रॉस सेक्शनल में, हमें अगर इस तरीके का डेटा चाहिए तो हम 6 मंथ के स्टूडेंट का, जो भी आपके चिल्ड्रन स्टूडेंट नहीं होंगे 6 मंथ में, चिल्ड्रन जो होंगे उनका डेटा आप ले लोगे, 1 ईयर वालों का डेटा आप भी उसी टाइम पर ले लोगे। सो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो अलग अलग सैंपल से। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आपको एक ही सैंपल से डेटा लेना होता है। ओके, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है। और वन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इनकी यहाँ पर जो इंटरनल वैलिडिटी होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉन द नोबेल प्राइज, किसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2021 में? सो लिटरेचर में नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी आपको रिसेंटली याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके एग्जाम के लिए। अब्दुल रज़ाक गुरना ये पर्सन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था 2021 में। वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप मुझे बता सकते हो कि एआई में नोबेल प्राइज किसको मिला है? अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि एआई में तो नोबेल प्राइज नहीं मिलता। एक्चुअली फिजिक्स में नोबेल प्राइज जिसको मिला है 2024 में, उनका नाम आपको याद रखना है, जॉन जे हॉपफील्ड। और उसके साथ एक पर्सन और है, जॉफ्री ई हिंटन। इनको किस में नोबेल प्राइज मिला है? फिजिक्स में। लेकिन फिजिक्स में इनको एआई पर, यानी कि मशीन लर्निंग पर काम करने के लिए मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एआई में नोबेल प्राइज किसको मिला है, आपको मार्क करना है। और इसके लिए जो नोबेल प्राइज से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो मैंने बना चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसको एक बार जाकर देखा। इस तरह की वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। सो एक बार ट्राई करिएगा प्लीज। ओके, 2024 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, Atul played 8 cricket matches. The mean average of the run was found to be 80. आफ्टर प्लेइंग 4 मैचेस, उसने ज़्यादा और 4 मैच जब खेले तो जो रन था, मीन ऑफ द रन ऑफ द ऑल द मैचेस फाउंड टू बी 70। सेम वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं कि 8 मैच उसने खेले थे तो एवरेज कितना था? 80 था। तो 8 8 64, ठीक है। उसके बाद 4 मैच और ऐड कर दिए तो 8 4 12 प्लस कितना हो गया? 70। अब आपको बताना है कि जो लास्ट में हमने 4 ऐड किए थे उनका स्कोर कितना था, तो कितना होगा? 84। अब आप इसको माइनस करोगे सो आंसर आपका आ जाएगा 0, एंड 8 में से 6 ये 2, सो आपका 200, ये सी आपका सही आंसर होगा। ओके, नंबर 23, व्हाट शेल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? पेडियाट्रिशियन, ये चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको पेडियाट्रिशियन कहते हैं। कैंसर किससे रिलेट करेगा? ऑन्कोलॉजिस्ट से। ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट आपके स्कैनिंग एमआरआई वो सब नहीं आएगा। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से रिलेटेड होते हैं, एंड ऑडियो आपका वॉइस से। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अ वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट विल बी मेजर्ड ऑन। एकेडमिक अचीवमेंट आप कौन सी स्केल पर मेजर करोगे? नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल और ऑर्डिनल। एज सच ये जो वेरिएबल है आपका, ये चारों स्केल पर लिया जा सकता है अलग अलग कंडीशंस के मुताबिक, लेकिन बी यहाँ पर आपका ज़्यादा सही आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आई कैन से एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। नाउ COPE स्टैंड फॉर कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। नाउ एग्जामिन दिस सीरीज, यहाँ पर 5, 5 के बाद आपके पास 8, देन 9, देन 14, एंड यहाँ पर आपको फाइंड करना है, एंड लास्टली 20। सो यहाँ पर आप गैप देखोगे, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, देन अगेन ये आपका सॉरी ये 11 है। ओके, यहाँ पर फिर से 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, तो 14 में आपको 3 ऐड करोगे तो कितना होगा? 17। सो फाइंड करना है क्वेश्चन में 17 किधर लिखा हुआ है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, द
नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी डी डी जी के एच एम टी लाइक दिस। सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं 1 2 4 लाइक दिस। अभी आपको देखना है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो हर एक ऑप्शन के आगे आपको जेड नज़र आ रहा है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फर्स्ट पार्ट हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर के पास आपको लास्ट वाली नंबरिंग करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के वुड बी द 11 एस 19 बी 12 12। ये मैंने कैसे याद किया है, देखो S19 क्यों होता है, बिकॉज़ R18 होता है, इसलिए S19 होता है। ये कोई लॉजिक नहीं बेसिकली। R क्या होता है, 18 क्यों होता है, क्योंकि राइट टू वोट, हम 18 साल की उम्र में वोट देते हैं, तो ये बेसिकली R18 से आप याद रखोगे, उसके बाद S आ जाता है, तो S19। सो लाइक दिस यू कैन मेक योर ओन ट्रिक। नाउ अब हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो लास्ट वाले का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 4 टू 11 कितना डिफरेंस हो रहा है आपके पास? 4 टू 11 7 का डिफरेंस हो रहा है। 11 टू 19 देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है। 19 से 2 में आपके पास 9 का डिफरेंस है। ऐसा कैसे हुआ? 19 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो कितना होगा? 9 9 8 और 18 एंड 2 28। अब 28 से 26 माइनस करोगे, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। यहाँ पर 2 आपके पास आ जाएगा, एंड 2 किसके लिए होता है? बी के लिए। इसीलिए बी जो नंबर है यहाँ पर, इसको आप 2 भी कह सकते हो और इसको आप 28 भी कह सकते हो। ओके। अब यहाँ पर 2 में हमें यहाँ तक 9 का डिफरेंस आया था, आगे 10 का डिफरेंस आएगा, तो 2 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस। तो यहाँ पर आपके पास 12 हुआ। अब 12 में हमें आगे देखना है, तो 12 में कितने का डिफरेंस और आना चाहिए? 11 का। तो इसमें हम 11 का, अब इसमें हम 23 करोगे, तो 23 यानी कि लास्ट में आपके 23 नंबर डब्लू होना चाहिए। सो डब्लू वुड बी द सी, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। 325 259 202। आप क्या करोगे यहाँ पर? ऑफ कोर्स डिफरेंस निकालोगे तो 66 आएगा यहाँ पर डिफरेंस। इधर आपको 57 मिलेगा, देन यहाँ पर 42, अगेन यहाँ पर 33 22 एंड 11, इस तरीके का आपको डिफरेंस मिलने वाला है। सो क्या यहाँ पर बेसिकली हम पैटर्न बना सकते हैं? अगर आप देखो तो 11 का टेबल कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका 22 है, तो कहीं ना कहीं 11 का टेबल हम यहाँ पर बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? 57 एंड 42 में। हमें क्या करना है? यहाँ तो 55 करना है और इधर 44 करना है, तब हमारा सिंपल पैटर्न बन जाएगा, राइट। 42 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपके पास 202 है, अगर ये 202 ना होकर 204 कर दे, सो 259 से 204 आप माइनस करो, सो क्या आंसर मिलेगा? 5 एंड 5। ऐसा करने से क्या हो रहा है? 55 तो आपको मिल रहा है, लेकिन 202 से, सॉरी 204 से अगर हम 160 को माइनस करें, तब आपको 44 आंसर मिलेगा। सो इट मीन्स कमी किसके अंदर है? 204 के अंदर। सो यही आपका सही आंसर होगा, राइट। एल्गोरिदम के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। एल्गोरिदम रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक रूल होता है जो हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ये किसी भी तरह का हो सकता है, एक स्टेप्स वाइज सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ की रेसिपी बना रहे हो, वो भी एक एल्गोरिदम है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड करके ही एल्गोरिदम को पढ़ो, क्योंकि आजकल यूट्यूब के पैटर्न में हम ये चीज़ जानते हैं कि एल्गोरिदम कहीं ना कहीं कंप्यूटर रिलेटेड होता है, ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम एक टाइप की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप सीरीज होती है। यू कैन से the steps of the problem solution. Now algorithm is necessary computer based software, तो यहाँ पर ए आपका सही आंसर होगा। There would be no significant difference between boys and girls on maths achievement, ये किसका एग्जाम्पल है? Of course null hypothesis, there is no difference like this. SPSS statistical package for social science. Now which of the following option is true about the essential attribute of positivism? क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 उन सभी सीरियस कैंडिडेट के लिए है जो हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देन आई विल वेरीफाई इट। ओके। क्वेश्चन नंबर 34। टू ट्रेन्स हैं जहाँ पर जिनकी लेंथ 200 मीटर है, ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है ट्रेन की, तब हम उसकी स्पीड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये एक रूल होता है रिलेटिव स्पीड का, कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एडिशन होता है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या क्या स्पीड है? 72 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना टाइम यहाँ पर ले रहे हैं क्रॉस करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी डिस्टेंस हमने देख ली, लेंथ कितनी दे रखी है? डिस्टेंस 200 मीटर। ओके। टाइम आपको फाइंड करना है, और हमें अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को एड अप करना है। सो स्पीड आपकी 72 प्लस 108, और ध्यान रखना है उनकी यूनिट्स का। अभी तो ये 180 किलोमीटर पर आवर में लिख रही हूँ, अब हम इनकी यूनिट्स पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि आंसर आपका मीटर पर सेकेंड में ही आना चाहिए, राइट। चलो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम फाइंड करना है। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 200, किस में है? मीटर में। स्पीड कितना हुआ? 180, किस में? किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर नीचे चला जाएगा तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर 60 इंटू 60 कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
नाउ ये आपको 4 0 कैंसिल कर दोगे, देन 6 3 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6, सो ये आपका 2 2 ज़ा 4 और आपका आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, काशिफा सेल्स अ वॉच एट 5% लॉस हो रहा है उनको, उनका कॉस्ट प्राइस जो था विच हैड बीन 3000, सो हाउ मच मनी डिड ही गेट। सो यहाँ पर आपको देखना है कि 3000 पर 5% का लॉस हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी आंसर आपके 3000 से लेस है, किसी भी तरीके से आप आंसर को सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 5% लेस करो, कितना हो रहा है आपको पता है कि 3000 का 10% कितना होता है 300, अब 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। सिंपल 150 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 से 150 माइनस करोगे 1850, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका किस तरह का होता है, कर्व्ड होता है, इस तरीके से होता है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करके हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ऐसे। सो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका लाइन ग्राफ भी हो सकता है और आपका कर्व भी हो सकता है, सो सी आपका सही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोड, के बारे में क्या सबसे ज्यादा सही है यहाँ पर। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम आइटम, ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम आइटम से नहीं इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा मोड क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, कोई नंबर से आपके पास कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 9 2 एंड वी कैन टेक 198 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपके पास डेटा है, अब आप मुझे यहाँ पर मोड बताएंगे, मोड होता है जो जितने ज्यादा बार आता है, ओके, जिसकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। सो यहाँ पर 2 एंड 2 ये 3 टाइम्स आया है 2 यहाँ पर, तो 2 आपका यहाँ पर मोड हो जाएगा। क्या ये मोड आपका 1098 से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोड होता है जो ज़्यादा बार आता है। ओके, अब यहाँ पर 2 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सट्रीम आइटम, ये ज़्यादा सही है, इंडिपेंडेंट एक्सट्रीम आइटम पर। इट इज़ एन एवरेज ऑफ समेशन, एवरेज तो वो बेटा मीन की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली थ्रू द ग्राफ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है एकदम। स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किस पर बेस्ड होते हैं, फॉर्मल वैलिडिटी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये किसने क्या इसमें चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एवरीबडी नो अबाउट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू अबाउट द स्वयं प्रोग्राम, तो कैसे होते हैं स्वयं प्रोग्राम, सबसे पहले ये जो किस चीज पर बेस्ड होते हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ओके, ना मेन सोर्स होता है इनका, जो मेन पर्पस होता है वो हायर एजुकेशन को प्रमोट करना होता है, तो 3 भी आपका सही होगा। और ये क्या एड्रेस करते हैं, जो डिजिटल गैप है, डिजिटल डिवाइड है बेसिकली इंडिया के अंदर, उसको ये फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, सो सी आपका सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर अब आपका 1 आ गया है, क्योंकि एजुकेशन का पेपर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नॉलेज दैट कम्स थ्रू सेंसेस से जो नॉलेज हमें मिलती है, ऑफ कोर्स दैट इज एम्पिरिकल नॉलेज। लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वहाँ पर 2 सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, वन इज योर जो लॉजिकल रीजनिंग से आपको मिलता है, एंड अनदर वन इज द एम्पेरिकल नॉलेज, जो सेंसेस ऑर्गन से हमें नॉलेज मिलती है। रिवील नॉलेज आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रिवील नॉलेज एक प्योरेस्ट फॉर्म की नॉलेज होती है जो एंजल्स के जरिए आती है, जो प्रॉफिट्स पर आती थी, एंड रेशनल नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, ये सब अदर हो गए, यहाँ पर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इज द एसेंस ऑफ रियलिटी, ये किसने बिलीव किया है, तो चेंज इज द एसेंस ऑफ रियलिटी। अगर हम आइडियलिज्म में देखें तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जो ट्रूथ होता है वो एब्सोल्यूट होता है, वो चेंज नहीं होता, तो आइडियलिस्ट नहीं होगी। रियलिटिलिस्ट कहते हैं कि जो भी नॉलेज हमें सेंसेस के जरिए मिलती है वही एक नॉलेज है, उसके अलावा कोई नॉलेज में वो यकीन नहीं रखते। नेचुरलिस्ट यहाँ पर सही आंसर हो सकता है आपका। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है कि चेंज होता है, चेंज को कंसिडर करते हैं, ट्रुथ में भी चेंज होता है, बट चेंज इज द एसेंस ऑफ रियलिटी एज सच इसमें नहीं कहा गया। नेचुरलिस्ट फिलॉसफी वुड बी द बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ स्कूल इज अ गार्डन, स्टूडेंट इज अ टेंडर प्लांट एंड टीचर इज अ केयरफुल गार्डनर, ये किसने कहा है, ऑफ कोर्स फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। सो फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने कंसेप्ट आपको दिया था ऑफ, किसका दिया था, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, इन्होंने कंसेप्ट दिया था आपको किंडर गार्टन का। एंड एज यू नो दैट किंडर गार्टन, किंडर किसके लिए होता है, सॉफ्ट प्लांट के लिए होता है, जिसको हम हर्ब्स कहते हैं, और यहाँ पर हम चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन आपके एक गार्डन के अंदर जो टिंडर प्लांट होते हैं उनकी तरह होते हैं, जिनको आप हर्ब्स कहते हो, यानी कि बहुत सॉफ्ट तने वाला जो प्लांट होता है। और गार्डन क्या होता है, गार्डन यहाँ पर गार्डन के लिए किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जो स्कूल होता है वो एक गार्डन होता है, जो टीचर होता है वहाँ पर वो गार्डनर होता है, एंड जो बच्चे होते हैं वो टेंडर प्लांट की तरह होते हैं, सो बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर ऑफ एमाइल इज, एमाइल के ऑथर कौन है, ऑफ कोर्स रूसो ने ये लिखा है, ठीक है। रूसो के बारे में आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रूसो एक नेचुरलिस्ट थे जो कि 18th सेंचुरी की फिलॉसफी है, एंड रूसो काफ़ी सारी चीज़ों कहते हैं, जैसे चिल्ड्रन, जो बर्थ से जो बच्चा होता है उसका जो ट्यूटर होता है दैट इज़ नेचर।
जो ट्यूटर हम आप लगा देते हो ना, वो उसका ट्यूटर नहीं होता, नेचर उसका ट्यूटर होता है। एंड रूसो इस चीज़ में भी यकीन रखते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं आपके, उनको आप कोई वर्बल नॉलेज मत दीजिए। आप पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप वर्बल नॉलेज मत दीजिए अपने स्कॉलर्स को, बल्कि उनको इस तरीके से सिखाइए, अपने एक्सपीरियंस से सिखाइए, ताकि उनका बेहतर डेवलपमेंट हो सके। एंड रूसो बिलीव करते हैं कि लाइफ आर्टिफिशियल हो जाती है अगर आप सोशल इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं एंड नेचर के कांटेक्ट में नहीं जाते। सो यहाँ पर आपका सही आंसर बी है, इमाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सकर्जन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ द स्कूल्स। तो एक्सकर्जन कहाँ पर होता है? जो फील्ड ट्रिप्स वगैरह, बेसिकली नेचुरल एरियाज में जाकर आप स्टडी करते हो, दैट इज नेचुरलिस्ट। एंड अगर यहाँ पर आपके पास फील्ड प्रोजेक्ट होता, ठीक है, तब आपका प्रैग्मेटिस्ट आंसर होता। नाउ स्कूल शुड बी अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये जॉन डेवे ने कहा है। एंड जॉन डेवी क्या थे? ये आपके प्रैग्मेटिस्ट थे, तो डी आपका सही आंसर होगा। नाउ रियलिस्ट प्रीफर करते हैं, क्या प्रीफर करते हैं? नॉलेज थ्रू टीचर, टीचर से नहीं मिलनी चाहिए। नॉलेज थ्रू वर्ड, तो यहाँ पर सेंसेस आपका सही आंसर होगा। स्पिरिट किससे रियलाइज होती है? रियलाइज थ्रू ये आइडियाज, ठीक है, ये किस में आता है? ये आपके आइडियालिज्म में आता है, ठीक है, जहाँ पर आइडियाज को इंपॉर्टेंस दिया गया है, स्पिरिट को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। द ट्रूइज्म दैट एवरीवन हैज़ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हम सभी कहते हैं हमारी अपनी फिलॉसफी है, हम किसी चीज़ में कहते हैं ये हम इस चीज़ से बिलीव नहीं करते हैं, ये मेरी फिलॉसफी के अंदर नहीं आता। सो ट्रूइज्म का बेसिकली मतलब होता है कि हर एक इंसान की अपनी एक फिलॉसफी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि एवरीवन कोई फिलॉसफर बोर्न हुआ है, या कोई एक फ्यूचर में लाइफ में कोई फिलॉसफर बन सकता है। इट मीन्स कि हम बोर्न ही जब होते हैं तो हमारी अपनी एक फिलॉसफी होती है। सो एवरीवन होल्ड सर्टेन बिलीफ अबाउट द थिंग्स एंड इवेंट्स रिलेटिंग टू हिज एक्सपीरियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्मोलॉजी ये किसकी ब्रांच है? ऑन्टोलॉजी में किससे डील करती है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिटी दैट आर कॉस्मिक इन नेचर एंड स्कोप, ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी एस्ट्रोनॉमी होती है, कॉस्मोलॉजी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल ऑफ सोशल चेंज, अगर आप सोशल चेंज करना चाहते हो, सो कल्चरल इनर्शिया, फियर ऑफ नॉवेल्टी, नई चीज होने का डर, तो ये तो आपको सोशल चेंज नहीं होने देगा। रेवरेंस फॉर द पास्ट, पास्ट में कोई चीज हुई है उसी को लेके बैठे हुए हैं कि बदला लेना है, कुछ ऐसी चीज है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप अपने कल्चर को नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, आप सोसाइटी से मूव होकर एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा में बिलोंग जा रहे हो, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर सोशल चेंज का। सो ये ऑब्स्टेकल नहीं होगा, बेसिकली ऑब्स्टेकल पूछे ना कौन सा नहीं होगा, तो सोशल मोबिलिटी ऑब्स्टेकल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें से कौन सा डेमोक्रेसी का टेनेट्स नहीं है? इक्वालिटी होता है, आइडियलिज्म एक फिलोसफी होती है, ये एज सच डेमोक्रेसी में नहीं का कोई बेसिक टेनेट्स नहीं है। बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप आइडियलिज्म फिलोसफी को भी फॉलो कर सकते हो, प्रैग्मेटिज्म को, वट एवर यू फील, दैट इज द राइट, दैट इज योर फ्रीडम। सो यहाँ पर फ्रीडम रेस्पेक्ट सब होता है, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर, एक सोशल पोजीशन से दूसरे में आप जा रहे हो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इस तरह के मूवमेंट को अगर वो अप हो या डाउन हो तो हम क्या कहते हैं? वर्टिकल मोबिलिटी। जब आप एक हायरार्की में ऑर्डर में जाते हो, या तो कोई ऐसा समझ लीजिए कि कोई रिक्शा वाले का लड़का है और वो आगे चल के आईपीएस बन जाता है। सो ये जो मोबिलिटी यहाँ पर हुई है, एक लोअर स्टेटस से हायर स्टेटा में, ये आपकी अपवर्ड मोबिलिटी हुई है, अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी। और अगर कुछ कोई टीचर्स हैं, कोई प्रोफेसर हैं और उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और फिर वो थक हार के उनके बच्चे कोई नॉर्मल काम कर लेते हैं, सो वो डाउनवर्ड पोजीशन पे चले जाते हैं, उनका स्टेटा कम हो जाता है, दैट इज डाउनवर्ड मोबिलिटी। ये सब एक एग्जाम्पल है, इसको आप अपने दिल पर मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वर्टिकल मोबिलिटी। सोशल मिक्सिंग एंड सोशल इंटरडायनेमिक्स, ये क्या प्रमोट करती है? जब आप मिक्सिंग करते हो, पीपल्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं लैंग्वेज में, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मिक्स होते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। यहाँ किसी हायरार्की की बात नहीं हो रही है, ठीक है, किसी अपवर्ड स्टेटा की बात नहीं हो रही, जस्ट मिक्सिंग हो रही है, सो दैट विल बी द आंसर ऑफ हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। नाउ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर, एक से दूसरी पोजीशन पर जा रहे हैं, सच अ मूवमेंट में अकर विद इन अ पर्टिकुलर सोशल क्लास, इस तरह का जो मूवमेंट है एक ही सोशल क्लास में हो सकता है। सो में अकर, ऐसा नहीं कह रहे कि एक में ही होगा, अगर एक में ही होता तो हॉरिजॉन्टल होती, लेकिन एक ही सोशल क्लास में हो सकता है, ये आपका वर्टिकल मोबिलिटी का एग्जाम्पल होगा। इसमें आप ऐसे समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ओके, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एंड आपकी जो सैलरी है वो उसी पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है। सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पर्पस आपका स्टेटस तो इंक्रीज हो रहा है ना, सो दैट इज वर्टिकल मोबिलिटी। आप एक ही स्टेटस के अंदर है, आपके पास स्टेटस एसोसिएट प्रोफेसर का है, बट आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वर्टिकल मोबिलिटी।
नाउ अकॉर्डिंग टू सोरोकिन ने क्या कहा है कि इंटर रिलीजियस मोबिलिटी किसके अंदर आती है? ऑफ कोर्स सभी के सभी रिलीजन इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हम किसी भी रिलीजन को हायर और लोअर स्टेटस नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का एग्जांपल होता है। एंड सोरोकिन से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी है। बेसिकली सोरोकिन पे क्वेश्चन कई मरतबा पूछे जाते हैं। जो पहले भी क्वेश्चन पिछले लास्ट टाइम पे भी जो पेपर हुआ था उसमें भी एक सोशल कल्चरल डेवलप डायनेमिक से क्वेश्चन पूछा गया था। सो आप उसको नोट कर लीजिएगा, सोशल कल्चरल डायनामिक्स। ये भी सोरोकिन के ज़रिए लिखा हुआ है। और सोरोकिन ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया था कि हम किसी ग्लास को जब फिल करते हैं वाटर से, शुगर से या फिर वाइन से, सो ये सब करने के लिए हमें ग्लास की शेप को चेंज नहीं करना पड़ता। कोई भी इंसान किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से परसीव नहीं करता है कि अगर वो रिजिड कंडीशन में होता है। सो यहाँ पर सोशल चेंज से रिलेटेड बात की गई है। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ सोशल मोबिलिटी, डिसऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ प्राइड एंड स्नॉबरी इन इंडिविजुअल। सो सोशल मोबिलिटी होती है बेसिकली, तो उससे क्या होता है, हमें प्राइड तो हो ही जाता है जब हमारा स्टेटस ज़्यादा होगा तो। लेकिन सोशल मोबिलिटी आपकी वर्टिकल एंड डाउनवर्ड दोनों हो सकती है। सो अगर कोई इंसान नीचे के स्टेटस में आ जाएगा तो गिल्ट भी फील हो सकता है ना उसको। सो ये आंसर नहीं होगा ना। डिसऑर्डर रूरल एंड अर्बन सोसाइटी में डिसऑर्डर ये नहीं है। कांस्टेंट डिसकंटेंट ऑफ इंडिविजुअल विद सोशल ऑर्डर, फुल एंड होलसम डेवलपमेंट। तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट फाइंड करने हैं। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि मोबिलिटी अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में देखें, ये मोबिलिटी होती है हॉरिजॉन्टल भी अगर होती है तो वहाँ पे भी हम कोशिश, इसकी मेरिट ये होनी चाहिए कि उसका होलसम डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल का। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन कल्चर चेंज, जब कल्चर चेंज होता है, ग्रो करता है ड्यू टू रैपिड राइज इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इसको आप डायनेमिक्स कहते हो। चेंजेस जैसे ही आते हैं, रैपिड चेंजेस आते हैं, उसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। जैसे अभी एआई के चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, दैट इज डायनेमिज्म। ऑल दोज मैन मेड थिंग्स जो एंड ऑब्जेक्ट्स जो बेसिकली किसी भी सोसाइटी के अंदर क्रिएट होती हैं फॉर द फिजिकल वेलफेयर, स्पिरिचुअल वेलफेयर नहीं हो रहा, फिजिकल वेलफेयर, उसको आप क्या कहते हो? मटेरियल कल्चर। द कल्चर विच इंक्लूड ऑल दोज आइडियाज, एटीट्यूड्स, वैल्यूज जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज नॉन मटेरियल कल्चर। सॉरी, नॉन मटेरियल कल्चर। बी, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय कैटल, डोमिनेंस अंडर, सॉरी डोमिनेंस किसके अंदर आता है? अंडर द कैटेगरी ऑफ। सो 16 पर्सनालिटी फैक्टर कैटल ने दिए हैं, जिसमें बेसिकली दो पार्ट्स के जो आपके ट्रेट्स होते हैं, एक होते हैं सरफेस स्टेट एंड अनदर वन सोर्स स्टेट। सो सरफेस स्टेट क्या होते हैं? जो ऑब्जर्वेबल होते हैं। और सोर्स स्टेट होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर सोर्स स्टेट आपका सही आंसर होगा। अ पर्सन हैविंग लैप्टोसोमेटिक पर्सनालिटी, लैप्टोसोमेटिक पर्सनालिटी ये क्रेस्टमर के अकॉर्डिंग जो 3 टाइप्स की पर्सनालिटी क्रेस्टमर ने दी है, ठीक है, उसमें लैप्टोसोमेटिक वो पीपल्स होते हैं जो बहुत ही लीन थिन होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं अपने आप में। सो रिजर्व्ड यहाँ पर आंसर होगा। इजी गोइंग, सोशिएबल, एनर्जेटिक, ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक से ही ऑप्शन है। नाउ, हु इज द फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग प्रोग्राम, ब्रांचिंग, नॉर्मन ए क्राउचर। द टू फैक्टर ओल्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि स्पेयरमैन ने दी थी, जिसमें उन्होंने जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में बात की थी, इसको एक्सटेंड किया टू अ मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बेसिकली जो जनरल एबिलिटी है उसको डिसएग्री किया था। जो जनरल एबिलिटी को कहा है स्पेयरमैन ने, उसको उन्होंने डिसएग्री किया और एक अनदर थ्योरी को प्रपोज किया, दैट इज मल्टी फैक्टर थ्योरी। सो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो मल्टी फैक्टर थ्योरी होती है उसमें हर एक मेंटल एक्टिविटी एग्रीगेट करती है डिफरेंट सेट्स ऑफ एबिलिटीज को, और वो डिस्टिंग्विश करती है 4 एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर वो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। सो थॉर्नडाइक बिलीव करते थे कि इंटेलिजेंस जो होती है उसमें 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और वो 3 इंटेलिजेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल या फिर कॉन्क्रीट, एंड थर्ड वन इज सोशल इंटेलिजेंस। सो मल्टी फैक्टर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। गिलफर्ड 1959 डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, किस बेसिस पर? जो इन्होंने मॉडल दिया है, इस मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। इस मॉडल के अंदर 3 चीज़ों की बात की गई है, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। ठीक है, सो ये 180 फैक्टर्स अराउंड इस मॉडल के अंदर होते हैं। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। In Skinner's operant conditioning theory, most effective schedule of reinforcement is variable interval। ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि फिक्स्ड में क्या हो रहा है, आपने एक टाइम के बाद अपना जो रीइंफोर्समेंट है फिक्स कर दिया है कि आप 5 मिनट्स के बाद दे रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर काम करने के बाद दे ही रहे हो, दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड रेशियो भी नहीं होगा। इंटरवल में क्या होता है कि आपने कोई एक काम किया, उसके बाद उन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया है, दूसरी बार में नहीं दिया, तीसरी बार में भी नहीं दिया, फोर्थ टाइम पर दे रहे, कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक
एक्सपेक्टेशन होती है कि इसके बाद कुछ अच्छा होगा। सो मोस्ट इफेक्टिव वही होता है जहाँ पर मोटिवेशनल अच्छा ज़्यादा होता है वहाँ पर काम करने का। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। द फेलिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी किससे एसोसिएटेड है? सिगमंड फ्रॉइड। नाउ रोस्टर्स इंक ब्लड टेस्ट, ये आपको पर्सनालिटी चेक करने के लिए होता है। A child whose IQ is 90 comes under the category of, so इंटेलिजेंस टेस्ट के टर्म्स में बात की जा रही है जो गिवन बाय साइमन बाय ने। और इन्होंने जो इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था उसमें जो बेसिकली एक रेंज थी उसको अगर हम देखें सो 90 से 109 के बीच में एवरेज आते हैं। ठीक है, सो 90 से 109 एंड 140 से अबव चला जाता है जो एडवांस होते हैं, जो जीनियस होते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अबव एवरेज। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी? जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है? जब घर में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जो बच्चे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं या किसी गलत काम में पड़ जाते हैं, सो दैट इज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। के बचपन में ही बच्चों का जो सेटअप है ब्रेन का वो किसी और ट्रॉमा की वजह से वो दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। सो ये किस वजह से होता है? ब्रोकन होम की वजह से भी हो सकता है, सोशल डेवियंस की वजह से भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस बाय द फ्रेंड्स ये तो अच्छी कंडीशन है, तो ये इसका आंसर मतलब ये नहीं होगा। So D would be the correct answer. Which of the following steps are primary processor in linear processing? Linear processing में feedback भी होता है, self pacing, so C आंसर होगा। To assist individual in groups to solve problem is called, assist कर रहे हो individuals को, group में assist कर रहे हो, problem को भी solve कर रहे हो, so assist group में कर रहे हैं so आंसर group होगा। लेकिन आप problem को solve कर देते हो तो काउंसलिंग हो जाएगी, तो C आपका सही आंसर होगा। क्योंकि गाइडेंस में आप सोल्यूशन नहीं देते हो, ठीक है, सिर्फ गाइड करते हो, रास्ता बताते हो। जो इंडिविजुअल होता है उसको इस काबिल बनाते हो कि वो अपना रास्ता खुद से चूज करे, बट काउंसलिंग में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। थ्योरी ऑफ जिन्सबर्ग, जिन्सबर्ग की थ्योरी आपकी वोकेशनल थ्योरी के नाम से वो होती है, लेकिन वोकेशन ऐसा प्रोफेशन ही होता है, सो सी आपका सही आंसर होगा। द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक आइडेंटिफिकेशन, आपने इंडिविजुअल से अलग अलग एथनिसिटी के उनको किस कैटेगरी के अंदर डालोगे? सो बेसिकली आपने क्या किया कि यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी का कोई एक नाम ए देते हैं, कोई भी एथनिसिटी का बी दे देते हैं, सी देते हैं, उनके हम नाम लिखेंगे ना, उनको जब हम ग्रुपिंग करेंगे उसको नॉमिनल स्केल पर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी 36, द पीरियोडिक सेशनल टेस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, पीरियोडिक सेशनल टेस्ट आप ले रहे हो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आप डायग्नोस करते हो कि क्या प्रॉब्लम है, चेक करते हो बच्चों की क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है। सो यहाँ पर बेसिकली वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। द बेनिफिट ऑफ आइटम एनालिसिस, आइटम्स एनालिसिस जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं, उसका एनालिसिस क्यों किया जाता है? इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर रेमेडियल वर्क, ऑफ कोर्स अभी डिस्कस किया। इट प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ इंक्रीज स्किल्स इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन, कि अगर आपको बाद में आपने कोई क्वेश्चन पेपर दिया और आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है कि बच्चे मैच ऑफ द फॉलोइंग में अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, क्यों आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से नहीं बना पा रहे हो? सो ये आपको, ये भी आपका सही होगा, देन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर किसी स्टूडेंट को 85 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, सो ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज मेजरमेंट। जब भी हम नंबरिंग की बात करती हैं इट विल कनेक्ट टू द मेजरमेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फयर। एंड हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक